नमस्कार। आज हम विलियम शेक्सपियर के लिखे एक बहुत ही कह सकते हैं मशहूर और दुखद नाटक के बारे में बात करने वाले हैं, ओथेलो। हाँ, ओथेलो। एक ऐसी कहानी जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करती आई है। बिल्कुल। हमारे पास इस कहानी का एक सार है जो हमें इसके मुख्य किरदारों और वो घटनाओं की जानकारी देता है। हाँ, एक बेसिक आउटलाइन है हमारे पास। तो हमारा इरादा सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इस उलझे हुए जाल को थोड़ा सुलझाएं, समझें कि ये किरदार ऐसा क्यों करते हैं। सही बात है। और कहानी में जो अहम मोड़ आते हैं, उनका असर क्या होता है। हाँ, और सबसे जरूरी वो गहरे संदेश जो शायद आज भी उतने ही मायने रखते हैं। ये प्यार की कहानी है, जलन की है, नस्लीय तनाव की भी झलक है इसमें, और विश्वासघात। और अंत में सब कुछ कैसे बिखर जाता है। बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। तो ये क्लासिक त्रासदी है, शेक्सपियर की महान त्रासदियों में से एक। बिल्कुल। और इसकी खासियत यही है कि ये दिखाती है कि इंसानी जज्बात मतलब भावनाएं, खासकर जलन और शक, कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ये किसी की भी जिंदगी में भूचाल ला सकते हैं, है ना? हाँ, हमारे पास जो सार है वो हमें किरदार और कहानी का ढांचा तो देता है, पर असली बात है इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को पकड़ना। सही। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जैसे आपने कहा, एक आईना है। हाँ, जो इंसानी फितरत की कई परतें खोलकर रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं किरदारों से। कौन है वो लोग जिनके इर्द गिर्द ये सब घूमता है? सबसे पहले तो जाहिर है ओथेलो। ओथेलो वेनिस गणराज्य का एक बहुत काबिल और बहादुर सेनापति, मिलिट्री जनरल। हाँ, जिनका बहुत सम्मान है। लेकिन एक बात और है, वो मूल रूप से मूर हैं, यानी अफ्रीकी मूल के। और ये बात उन्हें उस समय के वेनिस समाज में कहीं ना कहीं एक भारी व्यक्ति बनाती है, एक आउटसाइडर। हाँ, ये पहचान कहानी में बहुत अहम है। फिर है डेस्डेमोना। डेस्डेमोना एक खूबसूरत, नेक और वेनिस की कुलीन परिवार की लड़की जो सामाजिक दायरे तोड़कर ओथेलो से प्यार करती है और शादी भी कर लेती है। उनका प्यार बहुत गहरा है, जुनून भरा है, सच्चा लगता है। लेकिन शायद यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। और यहीं पर एंट्री होती है यागो की। यागो ओथेलो का एक जूनियर ऑफिसर, एनसाइन, लेकिन बेहद चालाक, मक्कार और अंदर से जहरीला इंसान। हाँ, उसे ही कहानी का मुख्य विलन, खलनायक माना जाता है। बिल्कुल। फिर है माइकल कैसियो। कैसियो ओथेलो का लेफ्टिनेंट, वफादार, काबिल, और जिसकी तरक्की शायद यागो को पसंद नहीं आई। हाँ, यागो की जलन की एक वजह ये भी बताई जाती है। और एक और अहम किरदार है एमिलिया। एमिलिया यागो की पत्नी, और वो डेस्डेमोना की सेविका भी हैं और एक तरह से सहेली भी। हाँ, विश्वास पात्र। कहानी में आगे चलकर उनकी भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये हैं वो मुख्य लोग जिनके आपसी रिश्ते, उनकी भावनाएं, उनके फैसले इस पूरी त्रासदी को अंजाम देते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है, जैसा आपने कहा, ओथेलो और डेस्डेमोना की शादी से। हाँ, और डेस्डेमोना के पिता ब्रेबेंशियो, जो एक सेनेटर है, वो इस शादी के सख्त खिलाफ है। वजह? शायद ओथेलो का रंग, उनका बाहरी होना। हाँ, ये सब कारण लगते हैं। लेकिन वेनिस के ड्यूक, जो शहर के शासक हैं, वो ओथेलो की मिलिट्री जरूरत को देखते हुए इस शादी को मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि तुर्कों से युद्ध का खतरा है और ओथेलो एक बेहतरीन कमांडर है। उसे साइप्रस भेजा जाता है। और डेस्डेमोना भी उसके साथ साइप्रस आती है। तो शुरुआत में लगता है कि चलो, प्यार जीत गया, सब ठीक हो गया। पर शायद ये शांति बस कुछ देर की है, तूफान से पहले वाली शांति। बिल्कुल। सतह पर ओथेलो को सम्मान मिल रहा है, उसकी बहादुरी की कद्र है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अश्वेत सेनापति का एक श्वेत कुलीन लड़की से शादी करना वेनिस जैसे समाज में तनाव तो पैदा करता ही है। शेक्सपियर इसे दिखाते भी हैं। हाँ, और इसी तनाव का, ओथेलो के इसी बाहरीपन की भावना का यागो फायदा उठाता है। कहानी का असली इंजन कह सकते हैं यहीं से चालू होता है, यागो की नफरत और उसकी साजिश। यागो, ये आदमी आखिर क्यों करता है वो ये सब? हमारे सार में लिखा है कि उसे जलन है क्योंकि ओथेलो ने प्रमोशन में उसे नजरअंदाज करके कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया। हाँ, ये एक वजह बताई जाती है। पर क्या सिर्फ इतनी सी बात किसी की जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है, या उसके इरादे और भी ज्यादा पेचीदा हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सदियों से इस पे बहस होती आई है। प्रमोशन वाली बात तो शायद एक बाहरी वजह है, एक बहाना। हाँ, एक बहाना ज्यादा लगता है। कुछ आलोचक तो यागो को मोटिवलेस मैलिग्नेंसी कहते हैं, मतलब बिना किसी ठोस वजह के ही बुराई करने वाला। ऐसा भी होता है? शायद वो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ओथेलो का सम्मान, कैसियो की योग्यता, डेस्डेमोना की अच्छाई, ये सब उसे चुभता है। अच्छा। उसे शायद ओथेलो पर यह शक भी है कि ओथेलो का उसकी पत्नी एमिलिया के साथ कुछ था। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है नाटक में। तो उसकी नफरत कई चीजों का मिश्रण है। हाँ, एक जहरीला मिक्सचर कह सकते हैं, जिसमें शायद नस्लीय पूर्वाग्रह भी शामिल है। वो बस ओथेलो को बर्बाद करना चाहता है,
उसे नीचा दिखाना चाहता है। और उसका तरीका भी सीधा नहीं है, वो सीधे लड़ता नहीं है ओथेलो से। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो उसकी मक्कारी है। वो कानाफूसी करता है, इशारे करता है, झूठे सबूत करता है। वो ओथेलो के दिमाग में शक का कीड़ा डालता है। हाँ, धीरे धीरे, बड़ी होशियारी से। वो ओथेलो को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी प्यारी पत्नी डेस्डेमोना उसे धोखा दे रही है। और वो भी कैसियो के साथ, जो ओथेलो का भरोसेमंद लेफ्टिनेंट है। बिल्कुल। वो जानता है कि शक एक ऐसा जहर है जो प्यार और विश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। वो ओथेलो की असुरक्षाओं को कुरेदता है। मतलब उसका बाहरी होना, उसका रंग। हाँ, शायद। उसे ये महसूस कराता है कि डेस्डेमोना जैसी औरत भला उसके जैसे आदमी के साथ वफादार कैसे रह सकती है। और फिर आता है वो रुमाल वाला किस्सा। ये तो बहुत फेमस है। हाँ, वो रुमाल। इयागो इसका इस्तेमाल कैसे करता है? ये इयागो की साजिश का समझिए मास्टर स्ट्रोक है। डेस्डेमोना के पास एक खास रुमाल होता है। हाँ, जो ओथेलो ने उसे दिया था। बिल्कुल, अपने प्यार की पहली निशानी के तौर पे। और उसकी इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा थी ओथेलो के लिए। तो एमिलिया, इयागो की पत्नी, अनजाने में वो रुमाल उठा लेती है जब डेस्डेमोना से गिर जाता है। हाँ। और वो उसे इयागो को दे देती है। ओह। और इयागो क्या करता है, वो चालाकी से उस रुमाल को कैसियो के कमरे में रखवा देता है। अच्छा। फिर वो ओथेलो से कहता है कि उसने कैसियो के पास डेस्डेमोना का वो खास रुमाल देखा है। बस एक रुमाल। हाँ। और वो ओथेलो के शक को यकीन में बदल देता है। ये थोड़ा यकीन करना मुश्किल लगता है। हाँ, लगता तो है कि इतना बहादुर, इतना सम्मानित आदमी सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े पर कैसे यकीन कर लेता है। वही तो। पर यही शेक्सपियर इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ दिखाते हैं। देखिए, ओथेलो पहले हिचकता है, वो डेस्डेमोना से बहुत प्यार करता है। हाँ। लेकिन इयागो लगातार उसके कान भरता है। वो छोटी छोटी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, कैसियो के हाव भाव का गलत मतलब निकालता है। रुमाल बस एक आखिरी कड़ी बनता है। हाँ, वो शक की आग में घी का काम करता है। ओथेलो के लिए वो ऑक्यूलर प्रूफ बन जाता है, आंखों देखा सबूत, भले ही वो सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूत हो। और उसकी अपनी असुरक्षाएं भी इसमें भूमिका निभाती होंगी। बिल्कुल। उसका रंग, वेनिस समाज में उसकी स्थिति, ये सब मिलकर उसे इयागो के झूठ पर यकीन करने के लिए शायद ज्यादा तैयार कर देते हैं। उसे लगने लगता है, हाँ, शायद इयागो सही कह रहा है। डेस्डेमोना जैसी लड़की मेरे जैसे बाहरी आदमी के साथ वफादार क्यों रहेगी? उसका वो गहरा प्यार, वो जुनून, सब कुछ नफरत और गुस्से में बदल जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखना ही बहुत तकलीफदेह है। बहुत ज्यादा। ओथेलो का पतन बहुत तेजी से होता है। इयागो उसे जैसे अपने वश में कर लेता है। वो और झूठी कहानियां सुनाता है। हाँ, वो कहता है कि उसने कैसियो को नींद में डेस्डेमोना का नाम लेते सुना है, ऐसी बातें करता है। ओथेलो का सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो जाती है। वो प्यार में जितना गहरा था, अब नफरत में उतना ही अंधा हो गया है। बिल्कुल। उसे लगता है कि उसके सम्मान पर, उसकी मर्दानगी पर चोट हुई है और अब बदला लेना ही होगा, न्याय करना होगा। और फिर वो भयानक पल आता है। हाँ। ओथेलो अपने ही हाथों से डेस्डेमोना की जान ले लेता है। उसे बेवफाई का दोषी मानकर सोते हुए उसका गला घोंट देता है। ये जानते हुए भी कि कहानी का अंत क्या है, ये हिस्सा हमेशा सिहरा देता है। हाँ, ये त्रासदी का क्लाइमैक्स है। डेस्डेमोना अपनी आखिरी सांस तक कहती रहती है कि वो बेगुनाह है। लेकिन ओथेलो सुनता ही नहीं। वो गुस्से और एक तरह की आत्मधार्मिकता, मतलब सेल्फ राइचियसनेस में इतना अंधा हो चुका है कि उसे सच दिखाई ही नहीं देता। वो सोचता है कि वो न्याय कर रहा है, जबकि वो सरासर अन्याय कर रहा होता है। अन्याय की पराकाष्ठा। लेकिन सच ज्यादा देर छुपता नहीं है। एमिलिया, उसका क्या रोल रहता है यहाँ? जैसे ही ओथेलो डेस्डेमोना की हत्या करता है, एमिलिया वहां पहुंचती है। और जब उसे पता चलता है कि ओथेलो ने डेस्डेमोना को रुमाल के शक में मारा है और वो रुमाल उसी ने इयागो को दिया था, तो उसे सब समझ आ जाता है। हाँ, उसकी दुनिया हिल जाती है और वो हिम्मत दिखाती है। वो अपने पति इयागो के खिलाफ बोलने का साहस करती है। इयागो उसे रोकने की कोशिश करता होगा। बहुत धमकाता है, चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन एमिलिया नहीं मानती। वो सबके सामने इयागो की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देती है। वो बताती है कि डेस्डेमोना निर्दोष थी। हाँ, कि डेस्डेमोना बिल्कुल निर्दोष थी और ये सारा जाल इयागो ने ही बुना था। ये एमिलिया का बहुत साहसी कदम है, खासकर उस जमाने में। हाँ, एक पत्नी का पति के खिलाफ जाना। बिल्कुल। और ओथेलो, जब उसे ये सच्चाई पता चलती है, बिल्कुल, तब क्या होता है? ओथेलो पर जैसे बिजली गिरती है। उसका सारा गुस्सा, वो नफरत, पल भर में भयानक अपराध बोध और गहरे पछतावा में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। हाँ, कि उसने क्या खो दिया है। सिर्फ अपनी प्यारी पत्नी नहीं, बल्कि अपना सम्मान, अपनी आत्मा, सब कुछ। उसे अपनी बेवकूफ़ी, अपने अंधेपन का एहसास होता है कि वो इयागो के हाथों की कठपुतली बन गया था। बिल्कुल। और इस दर्द को, इस ग्लानि को वो सहन नहीं पाता। वो डेस्डेमोना के शव के पास ही खुद को भी मार लेता है। मरने से पहले कुछ कहता है? हाँ, वो चाहता है कि लोग उसे वैसे याद करें जैसा वो था,
जिसने नासमझी में लेकिन बहुत ज्यादा प्यार किया था। एक दुखद अंत। और इयागो डा क्या होता है? पकड़ा जाता है वो? हाँ, इयागो पकड़ा जाता है। ओथेलो मरने से पहले उसे घायल करता है, लेकिन जान से नहीं मारता, शायद इसलिए कि वो जिंदा रहकर अपने किए की सजा भोगते। तो उसे सजा मिलती है? नाटक के अंत में उसे सजा देने के लिए ले जाया जाता है। ये तो तय है कि उसका अंजाम बुरा ही होता है, लेकिन नाटक ये सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या कोई भी सजा उस तबाही की भरपाई कर सकती है जो उसने की। सही बात है। 2 बेगुनाह जानें चली गईं और एक महान योद्धा का पतन हो गया। तो इस पूरी कहानी से, इस भयानक त्रासदी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या मुख्य संदेश हैं इसमें? कई सबक हैं और बहुत गहरे हैं। पहला तो यही कि प्यार और विश्वास कितने कीमती हैं, कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन उतने ही नाजुक भी। हाँ बिल्कुल। ओथेलो और डेस्डेमोना का प्यार सच्चा था, पर बाहरी साजिश और अंदर की कमजोरियों ने उसे टिकने नहीं दिया। और दूसरा सबक? जलन और धोखे के बारे में। हाँ, कि जलन और धोखा कितना विनाश कर सकते हैं। इयागो की जलन ने सिर्फ ओथेलो और डेस्डेमोना को ही नहीं मारा, कैसियो की इज्जत पर दाग लगा, एमिलिया की जान गई। और खुद इयागो का भी अंत बुरा हुआ। ये दिखाता है कि नेगेटिव भावनाएं कैसे जहर की तरह फैलती हैं, सबको लपेट लेती हैं। और शायद सबसे अहम सबक शक के बारे में है। बिना सोचे समझे यकीन कर लेने का खतरा। हाँ, मेरे ख्याल से ये सबसे जरूरी सबक है। ओथेलो ने इयागो की बातों पर यकीन किया, एक रूमाल जैसे कमजोर सबूत पर। बिना डेस्डेमोना की बात सुने, बिना सच जानने की कोशिश किए। बिल्कुल। उसके जल्दबाजी के फैसले, उसके अपने पूर्वाग्रह, सब ने मिलकर तबाही मचा दी। ये कहानी हमें दिखाती है कि सच को तोड़ना मरोड़ना कितना आसान है और बाहरी असर हमें कैसे गुमराह कर सकते हैं। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, तो क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं की कहानी है या इसमें समाज का भी रोल है? नहीं, ये सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, इसमें सामाजिक पहलू भी बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जैसे ओथेलो का बाहरी होना। हाँ, उसका यंग वेनिस के समाज में उसकी जगह, ये सब कहानी के पीछे लगातार चलता रहता है। इयागो इसी पूर्वाग्रह का फायदा उठाता है। डेस्डेमोना और ओथेलो का रिश्ता भी तो उस समय के हिसाब से लीक से हटकर था। बिल्कुल, वो सामाजिक नियमों को चुनौती देता है और शायद इसीलिए वो रिश्ता ज्यादा वल्नरेबल, ज्यादा असुरक्षित भी होता है। तो नाटक दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत कमजोरियां, जैसे ओथेलो का शक, उसका गर्व, हाँ, और सामाजिक पूर्वाग्रह और बाहरी हेरफेर यानी इयागो की साजिश, ये सब मिलकर कितनी भयानक तबाही ला सकते हैं। तो ये सिर्फ जलन की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें नस्ल, वर्ग, शायद लिंग के मुद्दे भी कहीं ना कहीं छुए गए हैं। हाँ, बहुत सटली लेकिन बुने हुए हैं। तो कुल मिलाकर ओथेलो एक ऐसे महान सम्मानित इंसान की कहानी है जिसका पतन उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरियों और एक बाहरी शातिर दिमाग के जहरीले कॉम्बिनेशन से होता है। हाँ, वो शक के ऐसे दलदल में फंसता है कि अपने सबसे प्यारे इंसान को ही अपना दुश्मन समझ बैठता है और अंत में खुद भी मिट जाता है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि विश्वास बनाना कितना मुश्किल है जी। और तोड़ना कितना आसान। और ये भी कि नफरत और पूर्वाग्रह कितने खतरनाक हो सकते हैं, खासकर जब कोई चालाक इंसान उनका इस्तेमाल करे। सही कहा। ये सब वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कहानी इतनी पुरानी है, पर बातें आज भी कितनी सच लगती हैं। हाँ, और यहीं से एक सवाल उठता है हम सबके लिए जो आज सुन रहे हैं। जी। नाटक दिखाता है कि कैसे इयागो ने कानाफूसी, अफवाहों, झूठे सबूतों से ओथेलो के मन में जहर घोला। आज के इस डिजिटल युग में सोचिए, जहां गलत सूचनाएं, फेक न्यूज, ऑनलाइन नफरत कितनी तेजी से फैलती हैं। हाँ, बात तो सही है। तो सवाल यह है कि क्या हम अपने समय के इयागो को पहचानने में ओथेलो से बेहतर हैं? अच्छा सवाल है। हम सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर या किसी के कहने पर कितनी आसानी से शक, नफरत या गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। क्या हम अपने रिश्तों को, अपने फैसलों को इन अदृश्य लेकिन ताकतवर नेगेटिव असर से बचा पाते हैं? या हम भी ओथेलो की तरह ही जल्दबाजी में यकीन कर लेते हैं? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो ओथेलो की कहानी को हमारे आज के जीवन से सीधे जोड़ता है और इस पर हम सभी को शायद थोड़ा सोचना चाहिए।